यार मकान मालिक ने फिर से फोन किया था, मुझे लगता है अब ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। तंग आ गए यार, रोज रोज फ्लैट ढूंढते ढूंढते, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैं भी क्या करूं, मम्मी और बच्चे ये अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और सोसाइटी में किराया बढ़ता ही चला जा रहा है। मनोज, मुझे पता चला है कि हमारी सोसाइटी के सामने ये जो बिल्डर फ्लोर्स बने हैं ना, यहाँ पर किराया सोसाइटी से काफी कम है। आप उधर पता कर लो ना। और रही बात बच्चे और माँ जी की, तो वो लोग भी तो इस सोसाइटी में बस इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि माँ जी का फ्रेंड सर्कल है यहाँ, और बच्चे उन्हें खेलने के लिए पार्क और दोस्तों चाहिए। अगर हम अपने सामने वाले बिल्डर फ्लोर में शिफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे यहाँ आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, और माँ जी भी अपनी सहेलियों से मिलजुल सकती हैं। बात तो तुम्हारी सही है, हमें अपने बजट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना आखिर कब तक मकान मालिक से बातें सुनते रहेंगे। देख रही हो ना, हर साल किराए को लेकर झिकझिक होती रहती है। मनोज अपने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को छोड़कर सामने बने हुए 4 मंजिला बिल्डर फ्लोर का किराया पता करने के लिए निकल पड़ता है। एजेंट से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का किराया जहां 15,000 है, वहीं बेसमेंट का किराया सिर्फ 8,000 है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान रह गया। उर्वशी, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का निकला। अरे हम 25,000 किराया दे रहे हैं, उसके बाद भी हमेशा टेंशन लगी रहती है, पता नहीं कब मकान मालिक किराया बढ़ाकर हमें बाहर का रास्ता दिखा देगा। और सामने वाले बिल्डर फ्लोर का किराया यहाँ से बहुत कम है, अगर हम बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए ना तो उसके लिए हमें सिर्फ 8,000 देने पड़ेंगे। क्या बोलती हो, हम लोग बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए? घर तो सारे फ्लोर पर ये लोग एक जैसा ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पर रहे या बेसमेंट में। तुम ऐसा करो, बात पक्की कर लो, हम लोग बेसमेंट में ही शिफ्ट हो जाएंगे। मनोज जाकर डीलर के साथ साल भर का एग्रीमेंट करके 6 महीने का एडवांस किराया भी दे देता है। जल्द ही उर्वशी का पूरा परिवार बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन उर्वशी की सहेली मीनू का उसके पास फोन आता है। अरे उर्वशी, अब तो हमारी सोसाइटी छोड़कर चली गई, तो क्या हमारी किटी भी छोड़ देगी? देख रहे भाई, तुम तो जब से वहां गई हो फोन पर बात भी नहीं करती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं कौन सा लंदन जाकर शिफ्ट हो गई हूँ जो तुम्हारी किटी में आने के लिए मना कर दूंगी। 10 कदम पर तो घर है मेरा, तू बस किटी की डेट बता, सबसे पहले पहुंच जाऊंगी मैं। मीनू ने उर्वशी को किटी पार्टी की डेट बता दी। 3 दिन बाद की किटी में उर्वशी हमेशा की तरह सज सवर कर एकदम टिप टॉप होकर पहुंच गई। और उर्वशी, कैसा है तेरा नया घर? आज तो तू साड़ी भी बड़ी जबरदस्त पहन कर आई है। अरे क्यों ना पहनूं जबरदस्त साड़ी, तुम्हें पता है यहाँ पर 25,000 का फ्लैट था हमारा, 5,000 मेंटेनेंस के अलग से, 30,000 महीने का तो हमारा किराए में चला जाता था, बिजली का बिल लगाकर 40,000, और हमारे नए अपार्टमेंट में घर का किराया सिर्फ 8,000, मेंटेनेंस का 2,000 यानी 10,000। अरे 10,000 बिजली का बिल भी जोड़ लो ना तो सिर्फ 20,000 होता है, पूरे 20,000 महीने की बचत हो रही है। अब तो मैं बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनूंगी और 2 तोले के कंगन भी बनवाऊंगी। देख यार, बुरा मत मानना, अच्छी बात है तू अपने नए घर में जाकर खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी खुशी ना ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कुछ भी सोचे समझे बिना तूने वो बेसमेंट में ले लिया। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे आगे देखना, तुझे उस बेसमेंट में रहने से बहुत दिक्कत आने वाली है। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे सस्ते में फ्लैट मिल गया है और मैंने इससे अच्छी साड़ी पहन ली है, इसलिए जल भुनकर राख हो गई है। तुझे क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? जानबूझकर मेरे मन में खटास डाल रही है ताकि मैं अपना बेसमेंट का सस्ता घर छोड़कर फिर से आकर इस महंगी सोसाइटी में घर ले लूं और रोज रोज तंगहाली का रोना रोती रहूं। उर्वशी किटी पार्टी से वापस लौट गई थी। धीरे धीरे नए मकान में आए हुए उर्वशी को 1 महीना बीत गया था। मम्मी जल्दी से एसी चलाओ ना, मेरा तो गर्मी से दम निकल जाएगा। अरे बेटा, पूरा दिन तो एसी चलता रहता है, अभी थोड़ी देर पहले बंद किया ना मैंने। अब एसी पूरा दिन चलेगा तो तुझे पता है बिजली का बिल कितना आएगा। तो मम्मी मैं क्या करूं, दम घोटकर मर जाऊं क्या? आप देख रहे हो बाहर कितनी गर्मी है, और हमारे पास तो थोड़ी देर बाहर निकलकर घूमने टहलने के लिए ना बालकनी है ना आंगन। इस बेसमेंट में तो आदमी घुटकर जान दे देगा फिर। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। गर्मी अपने पूरे सितम पर थी, जिसकी वजह से इस बेसमेंट वाले घर में गर्मी से पूरे परिवार की हालत खराब थी। दिन हो या रात, थोड़ी देर के लिए भी अगर एसी बंद कर दी तो मानो जान हलक में अटक जाती थी। हाय रे, इस घर में किसी तरह का कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, न रोशनी आती है ना ही हवा, जिसके कारण हर समय बिजली के बल्ब, कूलर, पंखे, एसी सब चलाकर रखने पड़ते हैं। 1 महीने के बाद, अरे उर्वशी, ये बिजली का बिल देखा तुमने? 25,000 आया है। अरे भाई, ऐसी क्या बिजली इस्तेमाल कर ली तुमने, 1 महीने के अंदर पूरा 25 का बिल आ गया। देखिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इंसान एसी कूलर भी नहीं चलाएगा तो क्या गर्मी में जान दे देगा? इसलिए एसी चलाकर रखते हैं हम लोग।
अरे मैं कहता हूँ थोड़ा खर्च पर कंट्रोल करो अपने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी तनख्वाह ये बिजली का बिल भरने में खर्च हो जाएगी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने भी ये बेसमेंट में घर किराए पर लिया। लेते समय तो मुझे यही लगा कि अच्छी खासी बचत हो जाएगी, लेकिन बचत तो छोड़ो, यहाँ लेने के देने पड़ गया। आप क्यों चिंता करते हैं जी? गर्मी कोई हमेशा थोड़ी ना रहने वाली है। कुछ दिन की बात है, एक बार गर्मी का मौसम बीत जाए, उसके बाद कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर मौसम में थोड़ा बदलाव तो आ ही जाता है। फिर ये हर समय एसी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अपना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सब सही हो जाएगा। मम्मी, आपने और पापा ने इस फ्लैट को लेने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, इस बेसमेंट में अगर गर्मियों में धूप नहीं मिल रही तो सर्दियों में क्या हाल होगा? कहाँ कपड़े सूखेंगे, कहाँ बैठकर अपना शरीर थोड़ा गर्म करेंगे हम लोग? जानती है ना आप, जब तक सर्दियों में 2 घंटा धूप में न बैठा जाए आपके हाथ पर काम नहीं करते। और इस बेसमेंट में धूप कहाँ से मिलेगी? बेटा ऐसा है कि समय से पहले ये सारी बातें करके ना मेरा खून मत चला। अरे जैसे गर्मी कट रही है, सर्दी भी कट जाएगी, निकालेंगे कुछ उपाय। अभी तो फिलहाल 1 साल का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो भी हमारी जान आफत में जाएगी। इतना पैसा कहाँ से लाए तू बता? अगले दिन थक गई हूँ पंखे के नीचे कपड़े सुखा सुखा कर, और जब से यहाँ आए हैं कपड़ों को एक बार धूप नहीं मिली। सारे कपड़ों में अजीब सी बदबू आ रही है। ऊपर से दिन रात एसी पंखा चलने के कारण बिजली का बिल बढ़ रहा है 100 अलग। अब तो मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा इन कपड़ों को सुखाने के लिए। अरे उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? ये घर के सामने तार बांधकर कपड़े क्यों सुखा रही हो? क्यों पूरे सोसाइटी की शोभा खराब कर रही हो? ये कोई गांव नहीं है जहां तुम सड़क पर रस्सियां बांधकर कपड़े सुखा लोगी। हाँ, मुझे पता है ये गांव नहीं है, लेकिन शहर के लोग भी कपड़े सुखाकर ही पहनते हैं ना, गीले तो नहीं पहन सकते। और फिर हम बेसमेंट में रहते हैं। बेसमेंट में कौन सी धूप आती है जहां मैं कपड़े सुखा सकूं? मैं तो अपने बच्चों के कपड़े यहाँ सड़क पर ही सुखाऊंगी। जो रोक सकता है रोक ले। सिर्फ कपड़े नहीं, रसोई के मसाले, अचार, पापड़ सब यहीं सड़क पर 4 पाई बिछाकर धूप में रखूंगी। अब जब रहते ही यहाँ तो सामान को धूप लगाने के लिए क्या अलग से फ्लैट खरीदेंगे? कहने को तो उर्वशी ने ताव ताव में बोल दिया था कि वो अपने कपड़े सड़क पर ही रस्सी बांधकर सुखाएगी, लेकिन सच बात तो ये थी कि यूं इस तरह सड़क पर सूखते हुए कपड़े उर्वशी को खुद भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी। आज सुबह से ही मौसम खराब था और इस खराब मौसम के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश शुरू हो गई। कितने दिनों बाद थोड़ी राहत महसूस हो रही है। आप प्लीज अच्छे से पकोड़े बनाकर खिला दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ। उर्वशी अभी पकोड़े बना ही रही थी कि तभी बेटी सोना के चिल्लाने की आवाज आती है। सोना बेटा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अरे मम्मा, जल्दी आओ। सोना की आवाज सुनकर उर्वशी दौड़कर हॉल में आती है तो वहां का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरे हॉल में पानी भरने लगा। सिर्फ हॉल में नहीं मम्मी, बाथरूम में भी बहुत तेजी से पानी भर रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है हमें बाहर निकल जाना चाहिए। उर्वशी अपनी बेटी सोना को लेकर दौड़कर अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो लोग बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटे की झमाझम बारिश के बाद तूफान शांत हो गया। बारिश रुक गई, अब हमें चलकर देखना चाहिए। पता नहीं हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा। भगवान, मेरा लाखों का फर्नीचर सब ठीक तो होगा ना? उर्वशी वापस अपने घर में पहुंचती है तो घर की हालत देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। पूरे घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। घर का आधे से ज्यादा सामान पानी में तैर रहा था, जिसे देखकर उर्वशी सिर पकड़कर खड़ी थी। घर की हालत देखकर उर्वशी अपने पति मनोज को फोन लगाती है। मनोज भी दौड़ा दौड़ा घर आता है। मेरी सहेली मीनू ने तो पहले ही कहा था कि ये बेसमेंट में घर लेकर मैंने सही नहीं किया, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई कि वो ये सब जलन में आकर नहीं बल्कि मेरे भले के लिए कह रही है। सुनिए जी, आज के आज मकान मालिक से बात करिए और कोई ढंग का मकान देखिए। ये तो बेमौसम की बरसात थी। अगर बरसात के मौसम में हम इस बेसमेंट में रुक गए ना तो किसी दिन इसी पानी में डूबकर हमारी जान चली जाएगी। पैसे बचाने के चक्कर में लिया हुआ ये बेसमेंट का ससुराल मनोज को बहुत भारी पड़ जाता है और अंत में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के एवज में उन्हें मकान मालिक को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तुम चुप रहो, फैक्ट्री कभी जाते नहीं हो, कुछ पता नहीं है तुमको। कभी ऑफिस में बैठो, काम करो, बाहर बैठकर दुनिया की पंचायत कर रहे हो। लेकिन पापा, मेरी बात तो सुनिए। अकाउंट्स के साथ मैं पिछले 3 दिन से टच में हूँ। आपको पता है कितना घोटाला हो रखा है। तभी वहां पर अजय का बड़ा भाई विजय आता है। अच्छा, घोटाला हो रखा है? क्या घोटाला हुआ है छोटा, जरा हम भी तो सुना। तभी वहां विजय की बीवी और अजय की भाभी, जो कि घर की बड़ी बहू होती है, वो आ जाती है, जिस पर उसके ससुर यानी कि अजय विजय के पिता को बहुत विश्वास होता है। बता बहू, क्या कह रहा है? ये बोल रहा है फैक्ट्री के अकाउंट में घोटाला है। तो इसे खाना टाइम पर नहीं देती है क्या? दिमाग खराब हो चुका है इसका।
पापा विश्वास तो करिए, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं प्रूफ लाकर दे दूंगा। भाभी आप समझाइए ना पापा को, वो लोग अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ हाँ कोई ना, सुन रहे हैं वो लोग। अरे पापा छोटा है, इसको कुछ मत बोला करिए। माँ जी की बात से आपको पता है, ये मुझे ही अपनी माँ जैसा मानता है। अरे तभी तो बहुत शांत हूँ, माँ होती तो कान पकड़कर समझाती। तूने ना लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया इसको। मैं छोटा नहीं हूँ भाभी, पढ़ लिख कर समझदार हो चुका हूँ। तभी भाभी अपने पति विजय की ओर देखती है। अच्छा, MBA कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता? तेरा एडमिशन मैंने बीटेक में करा दिया है, जाके पढ़ाई पूरी कर। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस देखना है पापा का। मैं काम करना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर भी मुझे पापा का बिजनेस ही करना था। वैसे भी MBA बहुत है इस काम के लिए। जब माँ ने और पापा ने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस में लगा दी है, तो तू क्यों परेशान हो रहा है छोटे? अरे अपनी जिंदगी जी, जो सपना हम लोगों ने नहीं पूरा किया वो तू कर। हम भी यही चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से बिजनेस में आएगा तो हमारा ही फायदा होगा। पिता जो कि हमेशा बड़े बेटा बहू को ही मानते थे, जिन लोगों ने उनके मन में अजय के लिए ऐसी छवि बना दी थी कि वो एक नंबर का लापरवाह और नाकारा है, आवारा है और सभी को परेशान करता है, ऐसे में वो भी उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। पर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बिजनेस देखना है। अजय अभी तुम छोटे हो ना, बड़े भैया और पापा जो कह रहे हैं मान लो। हाँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं वो। पिता और भाभी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विजय कमरे में जाता है जहां भाभी खड़ी थी। इसको क्या बिजनेस का भूत सवार हो गया? और घोटाले की क्या बात कर रहा है? आपने ठीक से काम नहीं किया क्या? अरे अकाउंट्स में तो तुम्हारा भाई है, पता नहीं क्या करता है। पूछने बैठो तो उल्टा आंख दिखाता है। अपने भाई को बोल दो कि वो नौकरी कर रहा था, नौकर की तरह रहा। अरे हाँ, हम तो नौकर है ना तुम लोगों के घर के। एक तो मेरा भाई तुम्हारे पूरे घर का काम संभाल रहा है, हम लोगों को पैसे निकाल कर दे रहा है बिजनेस से, वो भी किसी को पता लगे बिना। ये नहीं मानोगे। एक बार अजय घुस गया ना तो फिर ये जो शानो शौकत है, जो इतने फ्लैट जमीन ले रखी है, सब वापस करनी पड़ जाएगी। वो तो मेरा भाई है जो समझता है। उधर देविका का भाई रोहित अपनी पत्नी रानी से कहता है, भाई मजा है जिंदगी का। बहन जीजा जी की फैक्ट्री में काम करते तो मजा आ गया। इतना तो कोई विदेश से पढ़कर आया नहीं कमा सकता जितना मैंने 3 महीने में कमा लिया। तुम्हारी दीदी कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है। बताओ ऐसा कौन होता है जो अपने ससुराल में 2 भाइयों के बीच में फूट डालकर पैसे कमाए? सच में बहुत ही चालाक है। कैसे पति को भी काबू में कर रखा है। पति तो छोड़ो, ससुर को भी। पति छोड़ो, हमें क्या करना है? जब तक दीदी का काम चल रहा है हमारा काम चल रहा है। हमें क्या करना है? जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं तो इतना तो बना ही लेंगे कि बैठे बैठे खा ले। वहीं अजय परेशान रहता है। सोचता है कैसे भैया और पापा को कोई समझाए कि ऑफिस के पैसों में धांधली हो रही है। वो भाभी के पास जाता है। भाभी आप तो मेरा विश्वास करो, देखो मैं आपको सारे सबूत व्हाट्सएप कर रहा हूँ। फैक्ट्री में कोई तो है जो हमारे पैसों की हेराफेरी कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम एक काम करो, ये सारे सबूत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भैया और पापा से बात कर लूंगी। चिंता मत करना, तुम बस चुपचाप मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। हाँ भाभी आप भी पढ़ाई की रट लगा रही हैं, मेरी जरूरत बिजनेस में है। हाँ ये बात सही है। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम मुझे सारे सबूत तो दे दो। रोहित भाभी पर विश्वास करके सारे सबूत उनको देता है, लेकिन वो सारे सबूत नष्ट कर देती है और ससुर को बोलकर रोहित को दूसरे शहर में पढ़ने भेज देती है। पीछे से सारा बिजनेस उसका भाई और वो मिलकर चलाते हैं। विजय बेटा क्या बात है, आजकल बिजनेस पे वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। घाटे में क्यों जा रहा है बिजनेस, जबकि माल तो पूरा बन रहा है। अरे बाबा माल तो बन रहा है, लेकिन जिन लोगों को भेजना होता है ना, वो लोग पेमेंट टाइम से नहीं निकालते। पैसों की शॉर्टेज चल रही है पापा, क्या बताऊं। पिता कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको अपने बड़े बेटे पर पूरा विश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि बिजनेस एकदम से पैसा देना बंद कर देता है। फिर एक रोज अचानक से अजय घर आता है। क्या बात हो गई पापा, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया भैया ने? सब ठीक तो है ना? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है तो बीच में बुला लिया। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है अब कंपनी के पास, इसलिए अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती। बेहतर होगा तुम पापा को लो और इस घर से निकलो। पिता की तरफ अजय देखता है। पिता सर नीचे किए बैठे थे। तुम्हें तो चिंता है नहीं कि बिजनेस कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तुम तो बस अपनी जिंदगी की ऐश मारो। जहाँ तुम्हारा भाई कितना खट के बिजनेस कर रहा है, उस बेचारे को तो ना दिन का पता है न रात का। और पापा वो तो बस खाओ पियो इतना ही कर सकते। पता है तुमको, वैसे भी अब पापा ने सारा बिजनेस हमारे नाम कर दिया है। पापा ये क्या किया आपने? क्यों?
जब आपके 2 बेटे हैं तो एक के नाम सारा बिजनेस क्यों? बेटा, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। दोनों ने तुम्हें बिजनेस से दूर रखा और बिजनेस को दिवालिया घोषित कर दिया। अब अगर मैं साइन नहीं करता तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती, क्योंकि बिजनेस पूरा मेरे नाम से था। पापा, मैं तो उस समय आपको बता ही रहा था कि बिजनेस में कोई ना कोई धांधली हो रही है, तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। तुम सही कह रहे थे बेटा, तेरी भाभी और उसके भाई ने मिलकर पूरा बिजनेस हड़प लिया है, और इस सब में तेरे भाई का भी हाथ है। अगर तुम लोगों का फैमिली ड्रामा हो चुका हो तो बाहर निकलने की कृपा करेंगे, और खबरदार घर की एक भी चीज छूने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को चलाओ, जैसे मैंने अब तक मेहनत करी तुम भी मेहनत करो। तुमने कितनी और कैसे मेहनत करी वो तो मैं देख रहा हूं भैया, और इतनी मेहनत के बाद अपने पिता को भी तुम नहीं रख सके। पर कोई बात नहीं पापा, आप मेरे साथ चलिए, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। जाओ जाओ, वहां जाकर भी देख लो। कच्चा काम नहीं करते हम लोग, पूरा पक्का काम किया है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस घर से निकल सकते हो अब तुम। पिता और अजय वहां से चले जाते हैं। अजय छोटी मोटी नौकरी करता है, एक घर लेकर अपने पिता के साथ रहना शुरू करता है। एक दिन, बेटा, अब मेरी मां तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा भी घर बसाने का वक्त आ गया है। अगर कोई लड़की हो तो बता दो। नहीं पापा, आप खुद ही देख लीजिए। पिता एक अच्छी सी लड़की देखकर अजय की शादी करवा देते हैं। लड़की भी नौकरी पेशा होती है। शादी के बाद, देखो मोनिका, नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। तुम नौकरी करो, मैं अपना बिजनेस सेट करूंगा। तुम्हारे पैसों से घर चलेगा और मेरे पैसों से बिजनेस। मोनिका चूंकि बहुत अच्छी लड़की थी, वो अजय की बात मान लेती है और अजय अपना बिजनेस सेट करने लगता है। पापा, पता है आज मुझे कौन मिला था? कौन मिल गया बेटा? विजय मिला था। ना मतलब उस धोखेबाज कहीं का। कहाँ मिले आपको बड़े भैया? आज एक पार्टी के साथ डील थी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, उसी के लिए हम दोनों ने अप्लाई किया था। और तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? तुमको मिलेगा और किसे मिलेगा? कैसे सवाल करते हो बेटा? आपको कैसे पता पापा? जो इंसान अपने पिता, अपने सगे भाई के साथ दगा करेगा, क्या भगवान उसका साथ देगा? कभी नहीं। अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी देखो धीरे धीरे उसके साथ आगे क्या होता है। पापा, आप अपने मुंह से कोई गलत बात मत बोलिए, ये ठीक नहीं होगा। आखिर औलाद तो वो भी है आपकी। बेटा, हमने वो समय देखा है जब विजय ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। मैंने उस बिजनेस को बहुत मेहनत से खड़ा किया। एक एक पाई मैंने और तुम्हारी सास ने जोड़ जोड़ कर उस बिजनेस पर लगा दी थी, यही सोचकर कि वो बिजनेस आज नहीं तो कल मेरे दोनों बेटों का सहारा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। मेरे अजय का बिजनेस एक दिन इतना रंग लाएगा कि पूरा शहर देखेगा। अजय पिता को देखकर मुस्कुराता है। धीरे धीरे अजय का बिजनेस खूब अच्छा चलने लगता है। लेकिन वहीं, सुनो देविका, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई हम लोगों से धांधली कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो? उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके। इतने साल से टूटी फूटी स्कूटर में ऑफिस आता है, देखा नहीं आपने? विजय जब भी देविका के भाई की धांधली के बारे में देविका से बात करता तो वो ऐसे ही जवाब देकर उसे चुप कर देती। वहीं दूसरी तरफ साला अपनी पत्नी से कहता है, पता है रानी, आज तो मजा ही आ गया। आज मैंने इतना बड़ा हाथ मारा है कि कल को अगर इन लोगों ने मुझे निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना लूटेंगे इस परिवार को? रहने दीजिए ना, जाने दीजिए। अब तो हमारे पास इतना पैसा हो गया है, इतनी जमीन जायदाद हो गई है कि मुझे खुद नहीं पता है क्या क्या है हम लोगों के पास। चुप कर। पैसा ऐसी चीज है जितनी जल्दी खत्म होता है पता भी नहीं चलता। आता है तब तक आने दे, तू चिंता क्यों कर रही है? तू बस मलाई का मलाई। वहीं अजय और विजय दोनों की अब टकराव बिजनेस पर होने लगती है। वहीं अजय का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है तो विजय का साला यानी कि बीवी का भाई उसके बिजनेस को दीमक की तरह खा रहा था। सुनो जरा, 2 लाख रुपए देना, मार्केट जाना है। 2 लाख? पागल हो क्या? इतना पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से मतलब? अजय का बिजनेस देख रहे हैं कैसे अच्छा चल पड़ा है। हम तो उससे भी पुराने हैं मार्केट में, हमारे पास किस चीज की कमी है? अरे उसकी पत्नी तुम्हारी तरह घर पर बैठकर रोटियां नहीं तोड़ती। अपना खर्चा खुद निकालो, पैसा नहीं रहा अब हमारे पास ऐसा। देविका को गुस्सा आता है। देविका अपने भाई के पास जाती है। रोहित, क्या बात है? विजय मुझे बता रहा था अब कंपनी में पैसा नहीं रहा। दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारा पति कितने घोटाले करवाता है मुझसे। खुदा ना खास्ता मुझे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो सबसे पहला नाम तो मैं जीजू का ही लूंगा। अरे कैसे बात कर रहे हो? घोटाले क्यों करवाएगा वो? अब तो पूरी कंपनी हमारी है। अजय और पापा को तो हमने यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया है।
अब वो तुम्हारा फैमिली का मामला है, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे पति ने जैसा जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा हूँ। रोहित बहन को इस बात का विश्वास दिला देता है कि कंपनी सच में दिवालिया हो रही है और कंपनी के पास पैसा नहीं है। उधर दूसरी तरफ पापा अब सारा दिन घर पे रहते रहते बोर नहीं हो जाते? फैक्ट्री क्यों नहीं आते आप? बेटा जब से अपना काम खत्म हुआ है दिल ही नहीं करता। बहुत मेहनत करता था मैं किसी वक्त, अब तो लगता है सब बेकार था। काम पे जाने का कोई मकसद ही नहीं लगता। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? आपका काम खत्म कहाँ हुआ है? आप ही का तो काम है। हम तो बस साथ चल रहे हैं। आपके आशीर्वाद लेकर चलेंगे हम। पापा आपकी बहुत जरूरत है अजय को। जीती रहो बेटा। वैसे बोलो अजय, कुछ काम था क्या? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बोलो तो कल से ऑफिस आ जाऊंगा। पापा ये आपकी कार की चाबी, कल सुबह आपको लेने ड्राइवर आ जाएगा। कंपनी का सारा फाइनेंस और अकाउंट्स आप देखेंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। पिता भी अजय के लिए रोज ऑफिस जाते हैं और फाइनेंस का काम संभाल लेते हैं। वहीं एक रोज विजय ऑफिस जाता है तो उसका साला रोहित उसको गेट पर ही रोक लेता है। ऐसा है विजय बाबू, अब इस कंपनी में तुम्हारा एक भी पैसा नहीं है। पूरी कंपनी मेरी है। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। पागल हो गया क्या? कैसी बेकी बातें कर रहा है? भूल गया यहाँ पे सिर्फ तुम नौकरी कर रहे हो, एक नौकर हो इस कंपनी में। तभी प्रोडक्शन का एक आदमी आता है और विजय देखो, जैसा रोहित सर कह रहे हैं वैसा करो। राकेश कैसी बात कर रहे तू? आज मैं विजय और ये सर हो गया? औकात भूल गया क्या तुम अपनी? जी हाँ, आपने खुद अपनी पूरी संपत्ति, फैक्ट्री, घर रोहित सर के नाम कर दिया। बोलो तो पेपर दिखाऊं? रहने दो राकेश, हम दोनों की मेहनत है कि आज हम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा बिजनेस चलाया। तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं इस कंपनी का मालिक नहीं बनता। इतना ही नहीं, हम दोनों मिलकर करोड़ों नहीं कमाते। वरना ये तो अभी भी अपने भाई को धोखा देकर पूरी कंपनी घोटाले में ही कर रहा था। वैसे भी जैसी करनी वैसी बननी, निकलो यहाँ से महाशय। विजय घर आता है और देविका को सारी बात बताता है। देविका को विश्वास नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो? विजय तो देविका पर भड़क जाता है। तुम्हारी वजह से आज मैं सड़क पर आ गया। कितनी बार तुम्हारे भाई को निकाला कंपनी से, लेकिन तुम होगी। अब अपने मायके जाकर मेरी पूरी बिजनेस मुझे वापस करवाओ, नहीं तो निकलो यहां से। देविका अपने भाई के घर जाती है जहां पर भाई की पत्नी। अरे दीदी आओ बैठो, क्या खाओगी? चुप करो समझी, कि तुम लोगों ने मेरी फैक्ट्री में क्या हाल मचा रखा है। आज विजय को रोहित ने ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया। अरे रे, वो क्या है ना, रिश्तेदारों को काम पे रखना ठीक नहीं होता। फिर जीजा के सामने साला कैसे खुलकर काम कर सकता है। विजय भैया को बोलो ना कहीं और नौकरी कर ले। कंपनी अब हमारी है ना दीदी। अच्छा, कंपनी तुम्हारी है। तुम लोगों को हमने नौकरी में रखा तो तुम धांधली करके हमारे साथ धोखेबाजी करोगे। भूल गए वो दिन जब गिड़गिड़ाया करती थी तुम मेरे सामने? हाँ तो आपको भी याद नहीं आपने कैसे अपने ससुराल वालों को धोखा दिया था? कर्मों का फल है दीदी, अब भुगतो। काफी कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनती तो मियाँ बीवी क्या करते, एक दिन क्यों ना हम लोग अजय के पास चले, उससे मदद मांगते, वो जरूर मदद करेगा। कैसी बात कर रहे हो? पता है किस हालात में हम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था। वो आखिर मेरा सगा भाई है, खून का रिश्ता है मेरा उससे। देविका को भी पति की बात में दम लगता है और दोनों अजय के पास जाते हैं। क्या लेने आए हो तुम दोनों यहाँ पर? निकलो यहाँ से। रहने दीजिए पापा जी, बात तो सुन लीजिए, क्या कह रहे? विजय सारी बात अपने पिता और अजय को बताता है। ये तो होना ही था भैया, मुझे तो पता था, तभी तो आपको बता रहा था कि आपका साला बहुत बड़ी धांधली कर रहा है, पर तब आपने मेरी बात नहीं मानी। खैर अब मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस इन्हें अपने बिजनेस में नौकरी दे दे। हम बहुत मजबूर है, तुम्हारे सिवा हम लोगों का कोई सहारा नहीं। पिता के लाख मना करने के बाद भी अजय मान जाता है और विजय को अपनी नौकरी में रख लेता है और फिर विजय ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। वाह क्या बात है, ये तो पूरा खजाना है। ऐसा लग रहा है वापस मेरे हाथ में जायदाद आ गई। अब मैं इसका पूरा बिजनेस चौपट कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तब मजा आएगा। और विजय बिजनेस में धांधली करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी धांधली ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एक दिन अजय के पिता कहते हैं, अजय, विजय को रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती करी। वो बहुत बड़ी हेरा फेरी कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो पापा? वो ऐसा क्यों करेगा? उसे पैसों की जरूरत है और हमने उसे नौकरी दी है।
इतना पैसा तो उसको कोई नहीं देगा। बोलना तो नहीं चाहिए है तो मेरा बेटा, लेकिन उससे तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। बदले की भावना से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, ये देखो सबूत। और पिता अजय के सामने सारे सबूत रख देते हैं। अजय को गुस्सा आता है। विजय, निकलो यहाँ से, आज के बाद मेरे दफ्तर में दिखना नहीं कभी। कुत्ते की पूंछ हो तुम, कितने साल भी पहाड़ के नीचे दबा दो तो भी वैसी की वैसी रहेगी। निकलो यहाँ से और दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर अजय विजय के सामने धांधली के सारे सबूत रख देता है। विजय सहम जाता है। डर के मारे वो काफी हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन अब अजय नहीं मानता और अंत में विजय को वहां से निकलना ही पड़ता है। तब पिता उसे रोकते हैं। कहने को तो मेरे बेटे हो, लेकिन अफसोस होता है तुम्हारे कर्म देखकर। इतना पैसे का लालच क्या, ये सारा पैसा ऊपर लेकर जाओगे? विजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो वहां से निकल जाता है। रिंकू बेटा, जल्दी से उठो, स्कूल जाना है ना। जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगी। मम्मा सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। नहीं, चलो उठो बेटा, ब्रश करो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारा दूध लेकर आती हूँ। चलो चलो चलो। ठीक है, ब्रश करता हूँ। भाभी माँ, मेरा प्रोटीन शेक भी बना दीजिए ना, मुझे भी जिम जाना है। अरे पहले रिंकू को रेडी कर दो स्कूल के लिए, फिर बनाती हूँ प्रोटीन शेक आपका। नहीं भाभी माँ, मुझे भी रिंकू के साथ ही प्रोटीन शेक चाहिए। आखिर आप मेरी भी तो माँ जैसी है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, तो मेरे लिए क्यों नहीं? ये भी हद है यहाँ। अरे रिंकू को स्कूल जाना है, उसकी बस छूट जाएगी इसलिए कह रही हूँ। पर नहीं, रोहन भैया को तो रिंकू की जगह चाहिए। इतने बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया। बनाती हूँ इनका प्रोटीन शेक भी। परिधि ने रिंकू को दूध दिया और रोहन को प्रोटीन शेक भी दे दिया। फिर रिंकू को तैयार करके परिधि ने कहा, रोहन भैया अब जिम जाते जाते रिंकू को स्कूल में बस में बिठा भी दीजिएगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, रिंकू को स्कूल बस में आप ही छोड़ेंगे। ओके भाभी माँ। रोहन रिंकू को लेकर चला गया। तभी इशिका ने कहा, गुड मॉर्निंग भाभी, मेरी चाय ला दो ना प्लीज, और मेरे सर में तेल भी लगा दो ना। ला, तेरे सर में मालिश कर देती हूँ तेल की। तेरी भाभी को घर के और भी काम है। ना मम्मा, अब आपके हाथ की मालिश में वो बात नहीं रही। सर में तेल तो भाभी लगाती हैं। हा, एकदम दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल माँ की ममता का एहसास होता है। भाभी तो मेरी भाभी माँ है ना भाभी? लगा देंगे ना तेल सर में? हाँ बाबा, लगा दूंगी। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूं पहले। ओके भाभी माँ। जिसे देखो वो परिधि के गुण गा रहा है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं बची है। अच्छा ही है परिधि ने घर को इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है कि मुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं रही। परिधि घर की बड़ी बहू थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब हर कोई परिधि को अपनी माँ की तरह देखता था। शादी के 5 साल ही हुए थे अभी परिधि को, पर देवर, ननद, बड़े छोटे सबकी माँ थी वो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। परिधि ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब नाश्ते के टेबल पर आ गए। आज मैंने आप सबके लिए पिज्जा पराठा बनाया है। अरे वाह भाभी माँ, आज तो मजा ही आ जाएगा नाश्ते में। हाँ भाई परिधि, खाना बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मेरा भी नाश्ता लगा दो बहू, फिर दवाइयाँ भी लेनी है। हाँ पापा जी, पर आपको पराठे नहीं मिलेंगे। आपके लिए दलिया बनाया है, आप वही खाएंगे। डॉक्टर ने आपको ये सब खाने के लिए मना किया है। अरे मुझे नहीं खाना रोज रोज ये दलिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा जी, खाना तो आपको यही पड़ेगा। मैं इसमें ना थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला मिला देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बेटा कितना ख्याल रखती हो तुम, बिल्कुल एक माँ की तरह। मुझे लगता है मेरी माँ ने ही तुम्हारे रूप में दूसरा जन्म लिया है। कितनी ममता है तुम्हारे अंदर। लो भाई, अब मैं इनकी भी माँ बन गई। यहाँ मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। मेरा एक 3 साल का बच्चा है और इस घर में बड़े से छोटे तक सबकी माँ बन चुकी हूँ। कितना अजीब है, जिसे देखो मुझे माँ ही बनाने पर तुला है। नाश्ता हो गया भाभी? अब चलिए ना, मेरे सर में तेल लगा दीजिए। नहीं भाभी माँ, पहले मेरी बात सुनेंगी। भाभी माँ, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। चलिए ना एक बार बालकनी में। और इशिका, तू अपने इस चिड़िया के घोंसले जैसे बालों को खुद संभाल, समझी? देखिए ना भाभी, ये मेरे बालों को चिड़िया का घोंसला बोल रहा है। मैं इसके बाल नोच लूंगी। अरे बस करो आप दोनों। मैं इशिका दीदी के बालों में तेल लगाकर अभी आपसे बात करती हूँ। तब तक आप दुकान जाने के लिए रेडी हो जाइए, वरना आज आपके भैया आपकी क्लास लगा देंगे। जी भाभी माँ। अब परिधि ने इशिका के बालों में तेल लगाया और फिर रोहन के पास गई। बोलिए रोहन भैया, क्या बोल रहे थे आप? कोई जरूरी बात करनी थी आपको? हाँ भाभी, बात यह है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो प्यार का मामला है। पर इसमें मैं क्या करूं? जाकर मम्मी जी से बात कीजिए। बड़ों की मर्जी से ही बात आगे बढ़ सकती है ना।
भाभी, आप भी तो मम्मी की तरह ही है ना। बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, इसीलिए तो मैं आपको भाभी माँ कहता हूँ। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए। ये बताइए करना क्या है? भाभी माँ, आप घर पर सबसे बात कीजिए ना मेरे लिए। मैंने तो विशाखा से भी कहा है कि मेरी भाभी माँ है, सब संभालेगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो उसका नाम विशाखा है। ठीक है, मैं घर पर बात करती हूँ, पर सब मिलकर जो फैसला करेगी आपको मानना पड़ेगा, फिर आपकी नहीं चलेगी। ओके भाभी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर आप अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करना। रात के खाने के वक्त घर के सभी लोग एक साथ टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी परिधि ने रोहन और विशाखा वाली बात शुरू की। वो आप सबसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो ना परिधि बेटा, क्या बात है? पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप में से कोई भी बात सुनकर गुस्सा नहीं करेगा। पहले सभी ठंडे दिमाग से सोचेंगे, फिर फैसला करेंगे। अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है बातों से पहले? हाँ भाभी, आप इतनी सीरियस है, मतलब कुछ बड़ी बात है? हाँ, बात तो बड़ी है, पर जब तक आप लोग प्रॉमिस नहीं करते मैं नहीं बोलने वाली। अच्छा बाबा, हम में से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, सब सोच समझ कर अपनी राय रखेंगे बस। तो बात यह है कि रोहन भैया किसी विशाखा नाम की लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है। अगर आप सबको समझ आए तो विशाखा और रोहन भैया की शादी कर देते हैं। ये सब प्यार व्यार मुझे समझ में नहीं आता। अरे शादी तो उसी से करनी चाहिए जिससे माँ बाप तय करें। पर पापा जी, जब रोहन भैया ने लड़की पसंद कर ली है तो मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आजकल तो प्राय सभी इसी तरह अपनी पसंद से शादी करते हैं। परिधि, तुम कह रही हो तो सही होगा। तुम तो रोहन का भला ही सोचोगी, आखिर तुम उसकी माँ जैसी हो। भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, एक तरफ से अच्छा है ना। अब हमें रोहन की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाभी, इस उल्लू ने कोई तो सही काम किया, वरना हर बार रायता ही फैलाता है। तू चुप कर छिपकली, जब देखो तब परेशान करती रहती है। हे भगवान, ये दोनों फिर शुरू हो गए। अब एकदम चुप। काम की बात में बीच में नहीं लड़ते। सॉरी भाभी, अब नहीं करेंगे। हाँ भाभी, सॉरी। ये हरकतें देखो, ये रोहन क्या शादी के लायक लगता है? पर फिर भी अगर घर में सबकी हाँ है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बुला लो लड़की वालों को, बात करके रिश्ता तय कर देते हैं। घर के सब लोग राजी हो गए। लड़की वालों से बात करके रिश्ता तय हो गया और कुछ दिन बाद विशाखा और रोहन की धूमधाम से शादी हो गई। विशाखा बहू बनकर अब ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह विशाखा तैयार होकर हॉल में आई और कहा, भाभी, मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। अरे बेटा, पर अभी कल ही तो तू इस घर में आई है और आज ही ऑफिस? ऐसा भी क्या काम है? 1 महीने की तो छुट्टी करनी चाहिए थी ना, ये तो गलत बात है। मैं ऑफिस इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, मेरे बॉस का फोन आया था और उन्होंने कहा कि फॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा ऑफिस। अब बताइए मैं क्या करूं? तो छोड़ दो ऑफिस, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। घर पर रहो, परिधि के साथ घर के काम करो। पर मुझे काम करना है, ऑफिस जाना है, अपना करियर बनाना है। विशाखा भाभी, आप सही हो, आपको ऑफिस जाना चाहिए। पापा प्लीज जाने दो ना विशाखा भाभी को। हाँ पापा जी, मम्मी जी, जाने दीजिए ना उसे। विशाखा का जाना जरूरी है, तभी वो जा रही है ना। आकर घर के काम में मेरी हेल्प भी कर लेगी, क्यों, है ना विशाखा? हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। ठीक है विशाखा, परिधि ने कहा है तो मैं मना नहीं करूंगा। मुझे उसमें अपनी माँ वाले गुण नजर आते हैं। जाओ तुम। थैंक यू भाभी। रोहन सच कहते हैं, आप बिल्कुल मम्मी जैसी हो। आज से आप मेरी भी भाभी माँ हो। विशाखा चली गई। परिधि ने मन ही मन कहा, लो एक बार फिर मैं माँ बन गई। ये किसी को मेरे अंदर बहन, भाभी, सहेली क्यों नहीं दिखती? सब मुझे अपनी माँ ही क्यों बनाते हैं, पता नहीं। मम्मी चलो ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा बाद में कभी चलेंगे, अभी मम्मी को बहुत काम है। अब हमेशा ऐसा बोलते हो, मुझे आज जाना है आपके साथ आइसक्रीम खाने। ओके बाबा, जाएंगे। अब खुश? अब जाकर अपने पापा से कहो रिंकू को और मम्मी को आइसक्रीम खिलाने जाना है, ले चलो। ये मम्मा मान गई, मैं अभी जाकर पापा को बोलता हूँ। तभी सुदीप भी वहां आता है। अरे रिंकू बेटा, क्या बोलना है मुझे? क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे में? पापा आज आइसक्रीम खिलाने ले चलो मुझे और मम्मी को, प्लीज पापा। बच्ची का इतना मन है तो चलते हैं ना आज बाहर, मुझे भी अच्छा लगेगा। काफी दिन हो गए हमने साथ में टाइम ही नहीं बिताया। ठीक है चलते हैं आज कहीं। तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। हाँ बस मैं मम्मी जी और पापा जी का खाना बना दूं, फिर चलते हैं।
परिधि ने फटाफट काम खत्म किया और तैयार हो गई। अब सुदीप, रिंकू और परिधि बाहर जा रहे थे। उन्होंने ममता से कहा, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, रात को आने में देर हो जाएगी। अरे परिधि का जाना जरूरी है क्या? परिधि चली जाएगी तो ये घर कौन संभालेगा? मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ। अरे मैं थोड़ी देर इनके साथ और रिंकू के साथ बाहर जा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? और घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जिसे संभालना पड़ेगा। अब पर तेरे लिए तो सारे ही बच्चे हैं, सब तुझे अपनी माँ ही समझते हैं। हाँ तो मम्मी जी मेरा आज मन है बाहर जाने का और प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाकी दिन तो मैं सारा घर संभालती हूँ। अभी थोड़ी देर में विशाखा भी आ जाएगी ऑफिस से, वो कर देगी बाकी के काम आपके। परिधि ऐसा कहकर सुदीप और रिंकू के साथ बाहर चली गई। कुछ घंटों के बाद परिधि घूमकर आइसक्रीम खाकर घर आई तो विशाखा ने कहा, हाय भाभी मैं तो थक गई और जिस घर का काम करते करते। कितने नखरे हैं घर वालों के, मिनट मिनट में इनको चाय चाहिए, हर चीज उनके हाथ में खोज कर रखो, खाने में भी कितने नखरे हैं। कैसे संभालती है भाभी ये सब आप रोज? शुरू में मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी पर अब मुझे आदत हो गई है। तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आखिर घर तुम्हारा भी तो है, तुम्हें भी तो संभालना है ना ये घर। नो 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 भाभी मुझसे नहीं समझता ये घर, ये सब आप ही देख लीजिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो एक मेड रख लेंगे, पर मैं रोज रोज इनके नखरे नहीं सहने वाली। तभी वहां रोहन और ईशिका भी आते हैं। विशाखा तुम्हें भाभी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। भाभी ने कहा है कि तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। भाभी हमारी माँ जैसी हैं। हाँ विशाखा भाभी, और ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बाहर ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी संभालती हैं। ये याद रखिएगा आपके ऑफिस जाने की परमिशन भी परिधि भाभी ने ही दिलवाई थी। ओके बाबा, कर लूंगी मैं थोड़े बहुत घर के काम, पर ज्यादा नहीं हो पाएंगे, बता देती हूँ। विशाखा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन परिधि हॉल में बैठकर ममता से बात कर रही थी, तभी उसकी बड़ी ननद लीला का फोन आया। हेलो भाभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? भाभी मुझे आपसे कुछ काम था। वो बात दरअसल ये है, मुझे ना 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। सोनू और चिंटू के एग्जाम है तो सोच रही थी उन दोनों को आपके पास छोड़ देती हूँ, आप उन्हें पढ़ाकर एग्जाम भी दिला दीजिएगा। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या सोनू चिंटू मुझसे पढ़ेंगे? आपके बिना वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे? हाँ भाभी, आपसे पढ़ ही लेंगे, आपसे उनकी अच्छी जमती है, आखिर आप उनकी माँ जैसी तो है। परिधि मन ही मन कहती है, लो भाई फिर से माँ बन गई। अब सोनू चिंटू ने माँ बना दिया, पता नहीं और कितनी बार माँ बनूंगी मैं। आप सुन रही है भाभी मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ दीदी सुन रही हूँ आपकी बात। छोड़ जाइए बच्चों को यहाँ पर 2 दिन। मुझे पता था भाभी आप कभी मना नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छी हैं। मैं कल सुबह चिंटू और सोनू को वहां छोड़ जाऊंगी। अच्छा भाभी, फोन रखती हूँ, बाय। लीला ने फोन रख दिया और दूसरे दिन सुबह लीला, सोनू और चिंटू को परिधि के पास छोड़कर चली गई। परिधि ने सोनू चिंटू को पढ़ाया और उनका एग्जाम भी दिलवाया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोज कोई ना कोई परिधि को माँ का खिताब दे ही देता। परिधि अब थोड़ा चिढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन ईशिका ने विशाखा से कहा, विशाखा भाभी मुझे कुछ नए फैशन के कपड़े लेने हैं, आप मेरे साथ शॉपिंग चलेंगी क्या? हाँ ठीक है, आज शाम को शॉपिंग चलते हैं। परिधि भाभी भी जाएंगी क्या? नहीं भाभी, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। आप मेरी फ्रेंड जैसी हो ना, इसलिए सोचा आज आपकी ट्रेंड को बेहतर समझ पाओगी। इसका मतलब आपको परिधि भाभी पसंद नहीं है? आप तो बहुत मानती थी उन्हें। हाँ भाभी, मानती तो हूँ मैं आज भी उन्हें बहुत, पर वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। जब से इस घर में आई मैंने उन्हें माँ की तरह ही देखा है। आप चलो ना मेरे साथ शॉपिंग। परिधि ने विशाखा और ईशिका की बातें सुन ली थी। उसे ईशिका की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगी। कमाल है भाई, मुझे अच्छी खासी माँ बनाकर रख दिया है, जैसे मैं कितनी ही बूढ़ी हूँ। अरे मेरा एक छोटा सा बेटा है रिंकू, 3 साल का, शादी को अभी 5 साल हुए मेरे, और इन्हें मैं किसी पुराने जमाने की लगती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सबका ख्याल रखना, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाए। मैं भी शॉपिंग कर सकती हूँ, पर कैसे समझाऊं इन लोगों को, पता ही नहीं। आज परिधि बड़े गुस्से में थी। तभी ममता ने उसे आवाज दी, परिधि बेटा क्या कर रही हो? जी मम्मी जी कुछ नहीं, बताइए कुछ काम था। अरे बेटा आज तेरा ध्यान कहाँ है, खाना नहीं बनाना, कितना टाइम हो गया? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रुकिए अभी बना देती हूँ। हाँ बेटा, आज विशाखा और ईशिका तो बाहर ही खाना खाएंगे, रोहन भी उन्हें वहीं मिल जाएगा। तू एक काम कर, बस हम चारों का खाना बना ले, और आज खाने में ना बैंगन का भरता बनाना, बहुत दिन हो गए खाए। जी मम्मी जी बना लूंगी। परिधि खाना बनाने रसोई में चली गई। थोड़ी देर में उसने सबके लिए खाना बना लिया। तभी सुदीप भी दुकान से आ गया।
आज क्या बनाया खाने में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता बनाया है, मम्मी जी ने कहा था। क्या बात है परिधि, आज अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, ठीक ही है सब। और जो ठीक नहीं है उसे ठीक करना आपके बस में है नहीं। तो मेरी चिंता छोड़िए और आराम से खाना खाइए। आपको मेरी कुछ पड़ी होती तो बहुत पहले ही समझ गए होते। अरे बेटा जल्दी से खाना लगा दे, मुझे तो बैंगन के भरते को देखकर ही भूख लग गई है। जी मम्मी जी, ये लीजिए। पापा जी आप भी लीजिए। क्या बात है बहू, आज मुझे इतना ऑयली खाना खाने से डांटेगी नहीं? नहीं पापा जी, अब मैं थक चुकी हूँ। जिसे जो सही लगे वही खाए। परिधि का ये बर्ताव देखकर सभी दंग थे। प्रताप ने धीरे से ममता से कहा, अरे आज इसे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? सारा दिन ये बेचारी सबके लिए सब कुछ करती है, और अगर इसके बाद भी इसे सुनना पड़े तो ये गलत बात है। अजी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। मैं तो खुद हैरान हूँ आज इसे देखकर। खैर जाने दीजिए, जो है सामने तो आएगा ही। आप चुपचाप खाना खाइए। अब सभी लोग खाना खाने लगे। भाई वाह, आज तो खाना लाजवाब बना है। पूरे दिन की थकान के बाद जब तुम्हारे हाथों का इतना टेस्टी खाना खाता हूँ ना, सारी थकान दूर हो जाती है, मन एकदम फ्रेश फील करता है। हाँ बहू, तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। बेटा खाना आज मेरे दिल को छू गया, इतना स्वादिष्ट है। मेरी माँ भी ना बिल्कुल ऐसा ही बैंगन का भरता बनाती थी। तुम्हारे हाथों में ना मेरी माँ जैसा स्वाद है। बेटा आज तुमने माँ की याद दिला दी। अब माँ शब्द दोबारा सुनते ही परिधि एकदम से फूट पड़ी। अब बस करिए आप लोग। अरे कितनी बार माँ बनाओगे मुझे? जब कोई अच्छा काम करो अपनी माँ बना देते हो। कभी रोहन भैया की, कभी इशिका दीदी की, कभी लीला दीदी के बच्चों की, कभी विशाखा की, यहाँ तक कि पापा जी और आपकी भी। मेरी शादी को भी पूरे 6 साल भी नहीं हुए और आप सबने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे दी। अरे तो बहू, इसमें बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मुझे बुरा लगता है जब मुझे माँ बनाकर बस घर के कामों के लिए रखा जाता है। अरे मैं कोई 60 साल की बूढ़ी औरत नहीं हूँ। मेरी उम्र अभी बस 29 साल है, पर मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं इस जमाने की हुई ही नहीं। मुझे भी पसंद है शॉपिंग जाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, पर नहीं, मुझे सब इस लायक समझती नहीं है। परिधि तुम ठीक तो हो ना? तुमने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, फिर अचानक क्या हो गया? मैं आज ही ठीक हुई हूँ। मैं कभी कुछ नहीं कहती, सबको बहुत प्यार करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। शायद इसीलिए सबने मुझे गलत समझ लिया। अरे सब मुझे प्यार करें, मुझे अच्छा लगता है। मैं सबकी केयर करूं, ये मेरा नेचर है। पर इसका मतलब यहाँ सबने गलत ही ले लिया। इसे कुछ आता नहीं, ये घरेलू बहन जी टाइप औरत है। तो मैं सबको याद दिला दूं, आई एम अ डबल MA फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पर मैंने इस घर के लिए अपना करियर नहीं बनाया, पर अब बनाऊंगी। मैं भी कल से जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। बेटा तुम सही बोल रही हो। तुमने इस तरह इस घर को संभाला है कि तुम्हारी हर चीज की आदत हो गई हमें, और इसी आदत में हम तुम्हें समझना ही भूल गए कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम कल से ही जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं यानी कि तुम्हारी सास नहीं, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सबने सारी बातें सुनी। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सॉरी भाभी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आई एम रियली सॉरी। भाभी आपको माँ कहना मुझे अच्छा लगता है, पर आगे से मैं आपकी खुशी का भी ध्यान रखूंगा। पर मैं तो आपका बेटा बनकर ही रहूंगा। हाँ भाभी, आप जॉब करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी घर को संभालने में। पर आपके आंचल की छांव तो मुझे भी चाहिए। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सबका प्यार ही तो चाहिए। मुझे माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि मुझे भी सब समझे कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब मैं अपना करियर भी बनाऊंगी और घर भी संभालूंगी और सबका ध्यान भी रखूंगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अब परिधि के ससुराल में सब ठीक हो चुका था और पूरा परिवार अब परिधि को सपोर्ट कर रहा था। हेलो यार सौम्या, एक बात बताना जल्दी से। अरे क्या हुआ भाई, कितनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे तू चुप बैठ यार, जल्दी से ये बता, ये तहरी कैसे बनती है? महक को अपने नए ससुराल में परेशान देखकर सौम्या उसके मजे लेने लगती है और उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी दोस्त को उसके नए ससुराल में काम मिल ही गया। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी यहाँ जॉब लग गई हो। दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा चल बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बता जल्दी से। अरे यार तू भी ना पागल है। तहरी का क्या है, वो बस नमकीन चावल होते हैं। क्या मतलब? जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, वैसे ही बना दे उसे भी। बाद में उसको सब्जी की तरह छौंक देना और साथ में आलू डाल देना, बस बन जाएगी तेरी तहरी। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चल अब बाय, बाद में बात करती हूँ। वाह मैडम, काम हो गया तो निकल ली।
अब महक सौम्या की कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगता है तहरी बनाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पूरे जोश से सब्जियां काटने लगती है, टमाटर, आलू, मटर, सब कुछ। फिर चावल धोकर कुकर में रख देती है। चलो भाई, अब ऐसी तहरी बनाऊंगी कि मेरी सासू मां भी कहेंगी, वाह बहू वाह, क्या तहरी बनाई है। अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या बात है बहू, आजकल अपने में ही बातें करने लगी है। अरे माँ जी आप। क्या हुआ महक, तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब तुझे मैं भूत लग रही हूँ क्या? ऐसे पीछे से कोई सास आकर खड़ी हो जाए तो किसी भूत से कम थोड़ी ना लगेगी। कहाँ खो गई? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? आप तो आराम से सोफे पे बैठिए। आज मैंने ना 1 नंबर खाना बनाया है, आज तो आप बस बैठो। तभी पूजा भी किचन में आती है और महक से कहती है, क्या सोचने लगी भाभी? तहरी अच्छे से बना रही हो ना? आज तो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बताओ ना भाभी। अरे हाँ मेरी प्यारी ननद को आज तहरी बहुत पसंद आएगी। आज तो आप खाने के साथ साथ उंगली तक खा जाओगे। वाह भाभी, तो जल्दी से ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल रही हूँ, बहू को काम करने दे। अब चावल पक जाते हैं। फिर महक उन्हें कढ़ाई में डालकर ऊपर से सब्जियों का छौंका लगा देती है। ढेर सारा मसाला, तेल और खुद के बनाए स्वाद की तारीफ भी खुद ही करने लगती है। लो जी, ये तैयार होगी मेरी स्पेशल खुशबूदार तहरी। अब देखो सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे घर वाले थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही महक तहरी परोसती है, पहली बाइट लेते ही सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चावल की जगह दलिया परोस दिया हो। महक, ये तहरी है या खिचड़ी में रायता मिलाया गया है? क्यों, क्या हुआ? भाभी आपने चावल को पकाया है या उबाल कर पिलाने लायक बना दिया है? नहीं तो मैंने तहरी सही से बनाई है। लेकिन बेटा ये तो बहती हुई सब्जी जैसी लग रही है, इसमें चावल ढूंढने के लिए चम्मच नहीं छलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ आप सब लोग इसको खाओ मत, पी जाओ। कमलेश की बात सुनकर सबकी हंसी के बीच महक की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली की तरफ देखने लगती है, फिर किचन की ओर चल देती है। सच में इतनी बुरी तहरी बनी? मैंने तो सही से बनाई थी, पर नहीं ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। महक किचन में खड़ी अपने में ही बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता खुद किचन में आती है और देखती है कि महक उदास खड़ी है और उसके हाथ में मोबाइल है। शायद फिर से गूगल करने की सोच रही हो। अरे बहू, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो गई? अगर तुझे तहरी बनाना नहीं आता मुझसे कहती, मैं तुझे सिखा देती। सॉरी माँ जी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, तेरा ही तो परिवार है। वैसे भी हम सब तो मजाक कर रहे थे। फिर भी माँ जी। अरे छोड़ अब ये बात, चल आज बाजार चलते हैं, तुझे असली शाही तहरी खिला कर लाती हूँ, फिर तुझे भी शाही बहू बना देंगे हम। ठीक है माँ जी। अब सुनीता और महक दोनों बाजार जाती है। वहां एक फेमस होटल में बैठकर सुनीता गर्मा गर्म शाही तहरी ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर बाद वेटर शाही तहरी लेकर आ जाता है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मजे से उसको खाती है। माँ जी मजा आ गया, ये तो एकदम जायकेदार है। इसमें तो मीठा स्वाद, तीखा तड़का, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखा, यही होती है असली शाही तहरी। अब तू जब भी तहरी बनाएगी ऐसी ही बनाना। पक्का माँ जी। अब आपकी बहू भी शाही खाना बनाने वाली बहू बनेगी। जरूर, और जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। जी जरूर माँ जी। दोनों मार्केट घूमते हैं और शॉपिंग करके रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए घर वापस लौट आते हैं। उस दिन महक को अपनी सास के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। महक बेटा, आज बाहर घूमने का मजा आया ना? हाँ माँ जी सच में, और वो शाही तहरी ना जबरदस्त थी। बिल्कुल, वो इस शहर का सबसे फेमस होटल है। अच्छा अब जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, बस वो पहले निपटा लूं। अपनी बहू की समझदारी देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और महक किचन में। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे हुए थे, तभी अजय एक नई फरमाइश रख देता है। अरे माँ, क्यों ना आज शाम को शाही पुलाव बनवाया जाए, मेरा बहुत मन है। हाँ भैया, भाभी से कहो ना, अभी तो उन्होंने तहरी से तहलका मचाया था, अब पुलाव से पटाखा चलाएंगी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना तब चलाना पटाखे। हाँ मम्मी, अपने नए और धमाकेदार पटाखों से मैं अपनी सास के तोते उड़ा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो तेरी सास तेरे तोते उड़ाएगी उसका क्या? उन तोतों को मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। अब हंसी मजाक के बीच सबकी सहमति पर महक भी शाही पुलाव बनाने की हामी भर देती है, लेकिन अंदर से तो थोड़ी ही डरी डरी हुई सी थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सौम्या को फोन करती है। हेलो सौम्या, यार शाही पुलाव कैसे बनता है, बताना जल्दी।
ओहो मैडम जी, तू और तेरे ससुराल वालों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। अरे ड्रामा बंद करना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता। अच्छा, तो क्या पुलाव भी फरारी जैसा बनाएगी तू? इतनी जल्दी काहे की है? अरे यार मजाक मत कर, बस फटाफट रेसिपी बताना। चल ठीक है, अब सुन। तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चावल पकाकर उनको जीरे से छौंक देना है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। बन गया तेरा शाही पुलाव। बस इतना सा काम? हाँ यार, ऐसा नहीं कर लेगी तू। किड्डन, आज सबको शाही पुलाव खिला के ही दम लूंगी। ठीक है ठीक है। फिर शाम होती ही महक पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार वो सारी चीजें नाप तोल कर डालती है। जीरे का तड़का, घी, हरी मिर्च, काजू, बादाम और ढेर सारा घी। घर में चारों तरफ पुलाव की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो लग रहा है पड़ोसी भी हमारे घर खाने आ जाएंगे। क्या खुशबू है। लगता है आज बहू के हाथों में सच में जादू आ गया है। महक ने पूरी मेहनत से शाही पुलाव बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसने लगी। जैसे ही थाली सबके सामने पहुंची, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पुलाव की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे वाह महक जी, आपने तो नया इतिहास रच दिया। ये शाही पुलाव है या जीरा राइस का भूत? भाभी, इसमें शाही कहाँ है? इसमें तो सिर्फ घी और जीरा नजर आ रहा है। अरे बेटा, तूने कहा था शाही पुलाव, ये तो सीधे साधे चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये शाही पुलाव ही है। स्वाद तो चखिए, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी हम तो कटोरी में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं। महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर अजय कहता है, अरे यार महक, आज मेरा शाही पुलाव खाने का कितना मन था, तुमने सब बेकार कर दिया। हाँ भैया, शाही पुलाव तो छोड़ो, खाली पुलाव तक नहीं बनाया। अरे कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई है, शुरुआत में तो गलतियां सबसे होती है। आज पहली बार पापा जी ने मेरा सपोर्ट किया। सच में वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। ये सब सोचकर महक ने मन में ठान लिया कि वो अब दिल से सीखेगी और ससुराल में सबका दिल जीतेगी। उसने साफ सफाई, टाइम पे चाय देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी ये आदतें देखकर सभी घर वाले उससे खुश रहने लगे। फिर एक दिन अजय ने ऑफिस से आते ही कहा, सुनो महक, आज कुछ स्पेशल बनाओ ना। बताइए, क्या खाना है आपको? मेरा तो दाल मखनी खाने का बहुत मन है। दाल मखनी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। इस बार महक ने अपनी दोस्त को फोन नहीं किया, सीधे YouTube खोला और दाल मखनी की रेसिपी देखने लगी। उसने पूरे जोश से रेसिपी फॉलो की और शाम को पूरे ध्यान से दाल मखनी बनाई। उसके बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सबको खाना परोसने लगी। आज सबको मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर मजा आ जाएगा, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे ही थाली सबके सामने पहुंचती है, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दाल मखनी की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट गई। अरे वाह महक जी, आपने तो आज भी नया इतिहास रच दिया। ये दाल मखनी है या दाल चावल का भोग? भाभी, इसमें मखनी कहाँ है? इसमें सिर्फ दाल और चावल नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, तूने कहा था दाल मखनी, ये तो सीधे साधे दाल चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये दाल मखनी ही है। स्वाद चखिए ना, आपको पक्का मजा आएगा। हाँ, वैसे भी हम तो दाल में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं, फिर इसके स्वाद का क्या ही बोलूं। अब महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अजय नाराज होकर कहता है, चलो सब होटल चलते हैं, आज महक को दाल मखनी की सैर करवाई जाए। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो बेटा, आज तुझे असली दाल मखनी दिखाते हैं। वाह, आज मजा आएगा। जब सब होटल में पहुंचे तो वहां महक ने देखा कि शाही दाल मखनी में देसी घी की महक थी, ऊपर से बादाम, काजू, किशमिश और खुशबूदार मसाले जो वाकई में रॉयल फील दे रहे थे। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। ओहो, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है। अब समझ में आया, ये होती है शाही दाल मखनी। इसमें पड़ता है महंगा महंगा माल, तब बनती है ये, क्योंकि शाही नाम के साथ शाही स्वाद भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, सीखते सीखते ही आएगा, लेकिन अब मेहनत भी शाही होनी चाहिए, समझे बहू? जी माँ जी, समझ गई। महक को अब लगने लगा कि अच्छा खाना महंगे मसालों से ही बनता है। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी कि उसने अच्छा खाना बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन शाम को सुनीता ने सबसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए शाही बिरयानी नहीं खाई, क्या कहती हो? मैं बनाऊंगी ना माँ जी, ऐसी शाही बिरयानी कि आप सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। उंगलियां तो छोड़, देखो कि शाही बिरयानी बिरयानी लगती है या फिर तुम कोई और नया आविष्कार कर दोगी।
महक का कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता को शक भी होता है और थोड़ा भरोसा भी। उसने पड़ोसियों से कह दिया कि उसकी बहू कल शाही बिरयानी बना रही है, आप भी आ जाइएगा टेस्ट करने। इधर महक ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी आप कल आ जाना, मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ आपके लिए भी। अच्छा चल, फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी ने रसोई में राज करना सीख लिया है या बस नाम ही शाही है। महक के मुंह से शाही बिरयानी बनाने की बात क्या निकली। उसकी ये बात न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले और मायके तक पहुंच गई। हर कोई अब उससे उम्मीदें बांधे बैठा था। ये सोच सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे लगा कि मामला तो सीरियस हो गया है। अरे यार, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं शाही बिरयानी बना दूंगी, अब सब जगह बात फैल गई है। अरे पगली, तो डर क्यों रही है? नॉर्मल नमकीन चावल बना, उसमें सब्जियां डाल दे, ऊपर से थोड़े काजू बादाम, बस शाही बिरयानी हो जाएगी। ओके, मतलब तड़का पुलाव टाइप। हाँ वही, और ध्यान रखना सब्जियां सही से काटना, सब कुछ बारीक और एक साइज का। यार थैंक यू, अब मैं किचन में जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। महक पूरे जोश में किचन में जाती है। वहां तुरई, टिंडा, घुइया, भिंडी, आलू, मतलब उसने जो भी सब्जियां देखी थी दिखती है वो सारी काट लेती है। फिर सबसे महंगी देसी घी की बोतल और ब्रांडेड काजू बादाम पिस्ते का डब्बा ऑर्डर करके मंगा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला सारा सामान लेकर आ जाता है। बिल देखकर सास के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये 5350 का बिल कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? माँ जी, शाही बिरयानी बनेगी तो ये महंगा आइटम तो उसमें पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चल बना देखती हूँ कितनी शाही बिरयानी बनाएगी। आज जो बना दिया वही इतिहास बन जाएगा, और अगर इतिहास ना बना तो मेरा मजाक तो पक्का बन जाएगा। अब सबसे पहले वो नमकीन चावल बनाती है, फिर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देती है और ऊपर से देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। पूरा घर महकने लगता है। खुशबू तो इतनी तगड़ी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। वाह महक बेटा, आज तो लगता है जैसे घर ही होटल बन गया है। हाँ भाई, आज तो लग रहा है असली शाही खाना खाने को मिलेगा। हाँ, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब। शाम होते होते सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी बुला लिए गए और महक की माँ भी आ गई। महक जब ढक्कन हटाती है तो खुशबूदार भाप और ऊपर से फैले काजू बादाम सबका मन मोह लेते हैं। ओहो, लग रहा है आज तो महक सबका दिल जीत लेगी। जो खाएगा वो इस शाही बिरयानी को कभी भुला ना पाएगा। वाह भाभी, क्या लाइन मारी है, जबरदस्त। महक सबसे पहले अपनी सास की थाली में बिरयानी परोसती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और नीचे से चावल निकलते हैं। सब अब तक तो खुश थे, लेकिन जैसे ही सब्जियां आई सबकी शक्लें उतर गई। बेटा ये क्या रखा है? भिंडी, घुइया, टिंडा, ये शाही बिरयानी है क्या? माँ जी, यही शाही बिरयानी है, सब्जियों वाली, हेल्दी वर्जन। हेल्दी नहीं, हेल्पलेस बना दिया मैं। खाने की इच्छा ही चली गई अब तो। और बिरयानी में भिंडी, घुइया, टिंडा ये सब कौन डालता है? भाभी ये क्या बना दिया? ड्राई फ्रूट की ऊपर तुरई, अत्याचार है ये तो। अरे सब्र करो ना, असली टेस्ट नीचे है। अब हर थाली में वही, ऊपर से चावल, बीच में काजू और नीचे सब्जियां। कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। महक की माँ भी चुप नहीं रह पाई। अरे बेटा, मुझसे ही पूछ लेती कौन सी बिरयानी में टिंडा डाला जाता है। अरे मम्मी, मेरे दोस्त ने कहा था ऐसी बनती है। बेटा, दोस्तों से ये सब नहीं पूछा जाता। अपनी सास से क्यों नहीं पूछती? उनसे पूछती तो ये सब्जियों का जंजाल न बनाती। मम्मी जी, ये सब्जियों का नहीं, जी का जंजाल बन गया है। बहुत हुआ, अब तू रहने दे, तुझे ये सब नहीं आता, छोड़ दे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। महक का चेहरा उतर चुका था। वो एकदम चुप हो गई और रोने लगी। तभी उसके ससुर बोल पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और तुम लोग मजाक बना रहे हो। पर पापा, अरे कभी पुलाव में बिरयानी बन जाती है, कभी तहरी में पुलाव। स्वाद तो नियत से आता है ना। और तुम लोग खाने में इतना 3-5 करोगे तो यही होगा ना। अरे पर लेकिन ये मुझसे भी तो पूछ सकती थी। बेटा, जैसा तुझे आता है वैसा बना, बस मन से बना, वरना पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में पुलाव यही होता रहेगा। हाँ बेटा, जो भी बना प्यार से बना। अब से हम टेस्ट कम और तारीफ ज्यादा करेंगे बस। ये सुनकर महक मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। उसके बाद ससुर जी ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। ये देखकर सब खुश हो गए। घोटकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है,
मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा। तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को लाती हूँ घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरे बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना तो अपना ये घूंघट जो है ना उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन विन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई है? शकुंतला मानवी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तो बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितना सुंदर है मानवी बहू का, पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से घर वालों की नजरों में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते हैं, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती है, अब शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? है तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओफो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पे दिन में 10 बार केबल जाती है, ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के पंखे तक नहीं है, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगे मरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना होगा, और बाहर जो तबेला है ना उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? और ये तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो,
लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी को चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगी, और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है, और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू, आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी उन कागजों को अपने हाथ में उठाती है, तब वो देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे ज़रा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी ज़मीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह, प्यार और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है, और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है, और आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है, और वो अपना सुखी संसार गुजारते हैं।